ओके, नमस्कार सभी को। अभी एक केस है शबनम का, जो ये बहुत ज़्यादा अभी पीक पे आ रखा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है ये केस। क्योंकि अभी शबनम का जो बेटा है 12 साल का, उसने मर्सी पिटीशन फाइल करी है प्रेसिडेंट को कि मेरी माँ को माफ़ कर दो इसलिए। ओके, तो इसमें इसमें पहले अपन को इस चीज़ को इतना ज़्यादा गर्म ना करके पहले अपन को इस चीज़ के फैक्ट जान लेने चाहिए कि एक्चुअली केस में हुआ क्या था। ओके, तो मतलब कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंस के बाद में पहली वुमेन होगी जिसको इंडिया के अंदर फांसी होगी। बता रहे हैं कि पवन कुमार है, वो मथुरा में जाके, मथुरा एकमात्र ऐसी जेल है जहाँ पे वुमेन को फांसी होती है इंडिया में, उसके पास ही राइट है। ओके, तो वो पवन कुमार जाके मथुरा में जांच पड़ताल करने हैं कि वहाँ पे कैसा माहौल चल रहा है, वहाँ पे व्यवस्था कैसी है फांसी देने की, जेल की, वो सब बात अभी न्यूज़ में चल रही है। और पवन कुमार वही है जिन्होंने 2012 दिसंबर में जो केस हुआ था न्यू दिल्ली वाला रेप केस, गैंग रेप केस, तो उसमें जल्लाद उस समय पवन कुमार थे। अब इसमें भी वही है, हैंगमैन प्रणब मुखर्जी जल्लाद कहते हैं उनको। तो इसमें एक्चुअली केस में हुआ क्या था ऐसा कि उसका 12 साल का बेटा जो मर्सी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, पहले भी मर्सी पिटीशन काफ़ी सारी रिजेक्ट हो रखी है, गवर्नर से भी, प्रेसिडेंट है आदरणीय, उनसे भी रिजेक्ट हो रखी है। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या है ये पहले अपन जानते हैं। तो शबनम पे ये आरोप है कि वो अपने प्रेमी सलीम के साथ में कन्विक्टेड है कि उसने अपने परिवार के 7 जनों को मार दिया। ओके, अब मारा कैसे है कि उसने पहले अपने सारे परिवारजनों को कुछ दवाई दे के सुला दिया रात को, उसके बाद में अपने माँ, अपने बाप, अपने बड़े भाई और उसकी बीवी और उनका 10 महीने का एक बेटा उसको, और अपने ब्रदर राशिद राशिद 22 साल का था, बीटेक कर रहा था वो, और एक कज़न राबिया 14 साल की। तो इन सबको मार दिया। मारा ऐसे कि उसने रात को सलीम को बुलाया, सलीम कुल्हाड़ी लेके आया, शबनम ने सबके बाल पकड़े जब वो सारे बेहोश थे, नींद में थे, बेहोश थे, और बाल पकड़े और उसने सलीम ने कुल्हाड़ी से सबके गले पे मार दिया एक एक बार में, और सबका मर्डर हो गया। अब ऐसा घिनौना अपराध इन्होंने जो करा, तो अपन एक चीज़ अपन इस पे और ध्यान देते हैं कि जो शबनम थी, आप मानोगे नहीं कि शबनम पोस्ट ग्रेजुएट थी इंग्लिश एंड ज्योग्राफी में, और एक गवर्नमेंट टीचर भी थी, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट देखा जाए तो। मतलब ये कह रहे हैं कि उसका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ था, और प्रॉपर्टी के चक्कर में उन्होंने अपने परिवार वालों को माना कि परिवार वाले रिश्ते के सहमति में नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनको मार दिया। तो ये दो बातें हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि प्रॉपर्टी के लिए मारा हो। हाँ, हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया कहाँ से कहाँ कितनी गिर चुकी है, तो प्रॉपर्टी के लिए भी मार सकते हैं ये लोग। बात ये है कि एक पोस्ट ग्रेजुएटेड, जो 2 सब्जेक्ट में एक औरत पोस्ट ग्रेजुएट है, वो कैसे ऐसा घिनौना अपराध कर सकती है। लेकिन ठीक है, अपराध की कोई परिभाषा नहीं, क्या परिभाषा दे ऐसे लोगों के अपराध की, कर दिया इन्होंने तो। और जो सलीम था वो 6th क्लास ड्रॉप आउट। ओके, और वो उनके घर के सामने डेली वेजेस पे काम करने वाले मजदूर होते हैं वैसे काम करता था, और उसके साथ में वो प्यार हो गया, और आगे के पता ही है फैक्ट्स में क्या लिखा है। और उसके बाद में ये आता है कि शबनम, जब आगे प्रोसिक्यूशन का केस चला, जब शबनम ये बोलती है कि मेरे घर पे हम सब रात को सो रहे थे तो कुछ लोग आए, असेलेंट्स आए, और उन्होंने हम सबको मारने की ट्राई करी, और मैं तो रात में सोती ही रह गई, मुझे कुछ पता नहीं लगा, और नींदों में बाकी सबके परिवार के मेंबर्स जितने भी थे मेरे, उन सबको वो मार के चले गए। अच्छा, मतलब तू सोती रह गई और तेरे घर वालों को सबको मार गए और तेरे को पता भी नहीं लगा। चलो, और उसके बाद में 2008 का केस, 2010 में इनको अमरोला सेक्शन कोर्ट में सेंटेंस हो गया डेथ का। अमरोह का केस है ये, ओके, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया केस, वहाँ पे भी उनको डेथ का सेंटेंस 2013 में। और मतलब हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ऐसी सज़ा दे देती है, लेकिन मतलब जो भी सेंटेंस, कैपिटल सेंटेंस होते हैं, कैपिटल पनिशमेंट्स होती है जो, वो लगभग ये कोर्ट्स, नीचे के कोर्ट्स जितने भी होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे ही छोड़ा करते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा डिसीजन खुद से नहीं ले पाते। मतलब ले सकते हैं, लेकिन ये चाहते यही हैं कि
सुप्रीम कोर्ट ही ये काम करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये कैपिटल पनिशमेंट्स बहुत बड़ी चीज़ होती है इंडिया में। तो एपेक्स कोर्ट उसने भी 10 दिन के अंदर फैसला सुना दिया कि फांसी है इनको। ओके, उसके बाद में इनको अभी भी रास नहीं आई। 2015 सितंबर में उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक, इनको मर्सी पटिशन दी शबनम ने, रिजेक्ट हो गई। और प्रणब मुखर्जी को दी 2016 में अगस्त में, 2016 अगस्त में दी, रिजेक्ट हो गई। और अब 2020 में जनवरी में CJI SA बोबडे उन्होंने अपील कर दिया कि इनको डेथ सेंटेंस होनी है। अब ये भी बात है, अब उनका जो बेटा है, पहले इसकी बात भी देख लेते हैं। बेटे का नाम है मोहम्मद ताज, अपने शबनम का फ्रेंड है, जर्नलिस्ट है उस्मान सैफी। ओके, तो वो उसके साथ में अभी रह रहा है, वो उनके कॉलेज का जूनियर हुआ करता था शबनम का, तो अच्छा व्यवहार था उसके साथ में हमेशा। तो उसने अब अपनी बहन समझ के अब उसके बेटे को अडॉप्ट कर लिया। ये मोहम्मद ताज का यहाँ पे इतना ही है। अब वो मतलब 2008 में जब उन्होंने मर्डर करा था ये इन दोनों ने मिलके, उस समय वो लड़का पेट में था, 7 महीने प्रेग्नेंट थी ये औरत। इसके बाद में शबनम सलीम मात्र 5 दिन बाद में अरेस्ट भी हो चुके, और उसके बाद में अपने 20s में थे वो, और जब वो 7 वीक्स प्रेग्नेंट भी थी, और उसी साल के दिसंबर में उसने अपने बच्चे को मोहम्मद ताज को जन्म भी दे दिया था। अब बात जब यहाँ बिगड़ी, जब हुआ ऐसे कि जो शबनम है और जो सलीम है वो दोनों 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके शबनम ने अपना सेक्शन 313 में अपना स्टेटमेंट ये दे दिया कि शबनम ने बोला कि सलीम ने मेरे घर पे छत कूद के रात को आया, सलीम मेरे घर पे रात को छत कूद के आया चक्कू लेके, और मैं सो रही थी और इसने मेरे घर वालों को मार दिया, ये आया। और जब उसके जवाबी में सलीम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं रात को आया था, ज़रूर मैं रात को आया था, लेकिन मुझे वहाँ पे सिर्फ इसने मिलने बुलाया, और उसके बाद में इसने मुझे वहाँ पे कन्विंस करा कि मेरे साथ में मिलके मेरे परिवार वालों को मार दें, उसके बाद में अपन साथ में रहेंगे, ये बात होगी। ओके, अब मतलब कहते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ओके, लेकिन इतना भी फेयर नहीं होता कि आप अपने परिवार वालों को ही मार दो। उसमें मैं सोच भी नहीं सकता कि 10 महीने के बच्चे को बोल भी नहीं पा रहा होगा, वो चिल्ला भी नहीं पाया होगा ढंग से वो तो, और उसको भी मार दिया। और प्यार में धोखा वाला एग्जाम्पल भी इसमें है। मात्र 5 साल में इतना सच्चा प्यार करते थे, उसके बाद में 5 साल के अंदर जब तुम्हारी ऐसी तैसी होने लगी, उसके बाद में तुम एक दूसरे के खिलाफ भी हो चुके हो। ओके, चलो वो भी कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकते हैं लोग। अब इसके बाद में एक नई चीज़ आती है कि अब शबनम की जो एडवोकेट है श्रेया रस्तोगी, अब इसके ये श्रेया रस्तोगी कहते हैं कि अभी भी कुछ लीगल रेमेडीज़ है, कुछ लीगल ऑप्शंस हैं जो शबनम के लिए बाकी है, बचे हुए हैं। अब वो बचे हुए कौन कौन से हैं कि पहली चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कौन कौन सी है जो उसके लिए बची हुई है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में वो जो मर्सी पिटीशन जो उसने फाइल करी थी तो वो रिजेक्ट हो गई थी, तो उसके लिए रिव्यू पिटीशन वो और फाइल कर सकती है अभी, कि मर्सी पिटीशन को अगर रिजेक्ट हो जाती तो अपन रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ वो, ठीक है। उसके बाद में जब तक जो दोनों के दोनों लीगल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट नहीं हो गए, जब तक उनको डेथ सेंटेंस नहीं होगा। अब इस चीज़ को मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। जैसे अगर हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी केस में अगर 2 जनों को फांसी की सज़ा हुई, ठीक है, तो उन दोनों को फांसी तभी होगी जब वो सारे के सारे पहले तो लीगल रेमेडीज से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मतलब इसका कहने का मतलब इसमें ये है सिंपल सा कि अगर जैसे शबनम और सलीम है, तो शबनम को सारी की सारी लीगल रेमेडीज जब उसकी एग्जॉस्ट होगी तभी सलीम को भी फांसी होगी, और तभी शबनम को भी फांसी होगी। अगर दोनों में से किसी एक के पास भी लीगल रेमेडीज रह गई तो दोनों को फांसी नहीं होगी। ठीक है, जैसे शबनम के पास में अगर लीगल रेमेडीज बची है और सलीम के पास में नहीं बची है, तो शबनम और सलीम दोनों को फांसी नहीं होगी। भले ही सलीम के पास में कोई लीगल रेमेडीज नहीं बची है, उसके पास में उसका पूरा फिक्स है कि उसको तो फांसी होनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों को साथ में फांसी होनी चाहिए। तो जब तक उनके साथ में उनके दोनों के सारे उन दोनों के लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी, जब तक वो फांसी नहीं होगी उनको। ठीक है, दूसरी चीज़ ये। अब तीसरी वो मैं खुद से बता देता हूँ
फांसी की जब डेट आएगी उसके बाद में किसी को उल्टियाँ लग जाएगी, किसी को दस्तें हो जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा। तो ये भी अपने नियम है कि जब तक पूरे स्वस्थ नहीं हो जाओगे आप, जब तक पूरे स्वस्थ नहीं होगे आप, ठीक है, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, जब तक आपको फांसी नहीं होगी। ये भी एक चीज़ है। अब उसके बाद में अपन अलग आगे की चीज़ देखते हैं कि शबनम का बेटा था, वो पहले 6 साल तक रहा, 6 से 7 साल तक रहा जेल में। 2015 में वो बाहर आ गया। तो पहले मतलब बच्चे की केयर कौन करता, इसलिए शबनम ने उसने अपने पास में रखा। अब शबनम का अपन दो पहलू देखते हैं। पहला तो कि वो एक ऐसी क्रिमिनल है शबनम और सलीम कि उन्होंने अपने माता पिता किसी को भी नहीं बख्शा अपने परिवार में, उसने और सबको मारा। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ अब अपन ये भी देख रहे हैं कि वो खुद के बच्चे के लिए मर्सी पिटीशन मांग रही है। इतनी अक्ल थी तो अपन ऐसे भी नहीं कह सकते कि उसमें उस समय अक्ल नहीं थी या वो उस समय कोई बहकावे में आ गई थी। मैं नहीं मान सकता है चीज़। या पोस्ट ग्रेजुएट थी तू 2 सब्जेक्ट में, तू गवर्नमेंट टीचर थी, हो ही नहीं सकता ये। मैं नहीं मान सकता इस चीज़ को, भला कोई कुछ भी कहे। और कोर्ट का जो फैसला है वो एकदम सही है, बिल्कुल सही है, मैं तो यही मानता हूँ मैं इसे। और बाकी कोर्ट की मर्जी, आगे वो क्या फैसला करे, कौन सी मर्सी पिटीशन पे प्रेसिडेंट साइन करे, कौन सी पे नहीं करे, वो उन पे डिपेंड करता है। और एक और चीज़ है कि आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी भी 12 औरतें भारत में ऐसी और है जो इन रो है, मतलब जो जिनकी अभी बारी आनी बाकी है फांसी की, मतलब उनको डेथ सेंटेंस हो चुका है। ये भी एक बहुत है बड़ी बात है कि 2016 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली में ये रिपोर्ट आई थी कि 12 वुमेन आर ऑन डेथ रो इन द कंट्री एंड ऑल बिलोंग टू द बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। चलो इस चीज़ पे तो अपन टिप्पणी नहीं देंगे, बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे तो, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं लिखी इन्होंने, पता नहीं कुछ भी लिखते हैं। इंडिया के अंदर IPC में जितने भी केसेस फाइल होते हैं उसमें 40% केसेस में हमेशा सज़ा होती है और 60% में नहीं होती। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो बोलो, इरेगुलर बोलो, ये क्या बोलो, नाकामयाब बोलो, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि अब मानो इस चीज़ को कि 2016 के अंदर ये रेट जो 40% है वो थी 46%, और 2016 के बाद में अब ये रेट 40% तक हो चुकी है। मतलब आप कोई भी केस कर रहे हो, मतलब आप कोई भी, जैसे आपने कोई भी क्राइम करा तो 40% चांस है कि आपको सज़ा होगी, 60% है आपको नहीं होगी, वही रियलिटी है। चलो एक और चीज़ बताता हूँ आपको। NCRB नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड 2016 में बताया है कि गंभीर अपराधों की, जितने भी गंभीर अपराध हुए थे 2016 में, उसमें 5.9 लाख लोगों को सज़ा हो गई थी। ओके, लेकिन 6.78 लाख जो लोग थे वो बरी हो गए थे, वो छूट गए थे। तो एक ये भी कह सकते हैं न्यायालय की सुस्ती। ये चीज़ अपन कह भी सकते हैं कि जुडिशरी सिस्टम, लेजिस्लेटिव सिस्टम है, एग्जीक्यूशन है, इस सबको अपन को बढ़िया करना चाहिए। अपन को बहुत इम्प्लीमेंट्स लाने चाहिए, अमेंडमेंट्स लाने चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें आती है। लेकिन एक ये चीज़ आप मानते हो तो ये भी अच्छी चीज़ है, ये चीज़ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ये भी चीज़ होती है कि जितने केसेस सच भी होते हैं उतने केसेस यहाँ पे फॉल्स भी होते हैं इंडिया में। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, मैं मतलब ये शबनम के केस का नहीं कह रहा हूँ, बाकियों के केसेस का कह रहा हूँ। यहाँ पे तो पूरा जजमेंट हो चुका है शबनम के केस का तो, लेकिन बाकी के केसेस में ये है कि कई केसेस फॉल्स भी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने इंडिया के संविधान का ये मानना है, अपने लॉ सिस्टम का यहाँ का ये मानना है कि 100 मुजरिम छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ओके, और एक और चीज़ कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में 54,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है, और हाई कोर्ट में 44.7 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और नीचे के कोर्टों के तो बात ही छोड़ो, 3 करोड़ से पार हैं। इतने मुकदमे तो पेंडिंग पड़े हैं, और हर साल मुकदमों की दर्ज होने की रेट है 3.5 करोड़। ये अपने क्राइम रेट यहाँ पे इंडिया में अभी चल रही है। तो इसमें अपन किसको दोषी ठहराएं, किसी को दोषी ठहराएं या ना ठहराएं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना एक चीज़ होनी चाहिए कि जस्टिस डिलीवरी थोड़ी जल्दी हो तो कुछ बेटर हो सकता है यहाँ पे काम।
क्योंकि 2008 का केस ये, अभी जो अपन शबनम केस की बात कर रहे हैं 2008 का केस है ये, और 2008 के केस के बाद में अभी 2021 चल रहा है और अभी भी फिक्स नहीं है कि इसको फांसी होगी या नहीं होगी। उससे पहले भी जो 12 वुमेन्स जो डेथ रो में मैंने आपको अभी बताया था, उसमें एक रेणुका शिंदे और सीमा मोहन गवित वाला केस है, दोनों बहनों का केस है। उन पे ये केस है, किडनैप करती थी बच्चों को और उसके बाद में उनसे जेब कतरा करवाना, भीख मंगवाना और उनको मार देना, उसके बाद में उनको मार देना, यूं करके उनका क्राइम हुआ करता था। 1996 के बीच का ये केस है, ठीक है। और ये मतलब इनको डेथ सेंटेंस भी दे दिया गया है, फिर भी ये अभी तक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में 5 मर्डर्स के लिए इनको कन्विक्ट कर दिया गया था। इनको 13 बच्चों की किडनैपिंग करी थी, 10 को इन्होंने मार दिया था, उनमें 5 मर्डर्स के लिए तो कन्विक्ट हो गए थे। ये 5 मर्डर्स भी कम नहीं होते, और उसके बाद में भी इनका कुछ नहीं हो रहा। चलो ये भी अभी चल रहा है, और इनकी भी मर्सी पटिशन प्रेसिडेंट ने खारिज कर दी थी, ठीक है। तो अब ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा कि इस सिस्टम को मैं किसको दोष दें, कि जहाँ पे कोर्ट भी कह रहा है कि हाँ इनको फांसी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, हाई कोर्ट भी कह रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक के सभी कोर्ट्स कह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए, प्रेसिडेंट भी मर्सी पटिशन इनकी रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद में क्या चीज़ आड़े आ रही है? लॉ भी कह रहा है इनको फांसी हो, जुडिशरी कह रही है फांसी हो, प्रेसिडेंट कह रहा है मर्सी पटिशन उनकी रिजेक्ट करे जा रहा है, 2 से 3 बार कर रहे हैं तो भी फांसी नहीं हो रही है। तो इसमें कौन, किसकी गलती है इसमें? मतलब क्या सिस्टम है ऐसा जो मतलब सही से काम नहीं कर रहा है? कौन सा सिस्टम है जो सही से काम नहीं कर रहा है? ओके, इस चीज़ का आप थोड़ा डिटेल में कितना भी जाओ, इस चीज़ में अपन कितने भी डिटेल में जाए, कुछ भी पढ़ें, कितनी भी रिसर्च करें, तो आंसर बहुत तरीके के मिलेंगे आपको। इसमें कोई सटीक आंसर मेरे अनुसार तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई किसको दोषी ठहराएगा। कोई बोलेगा कि पॉलिटिक्स आड़े आ रही है, कोई बोलेगा जातिवाद आड़े आ रहा है, कोई बोलेगा कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं वो ढंग से ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं, कोई आर्टिकल 21 ले आएगा बीच में कि राइट टू लाइफ क्या है वो बीच में ले आएगा। तो बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जुडिशरी मशीनरी, लेजिस्लेटिव मशीनरी और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की मशीनरीज, ये सब मतलब फेल हो जाती है। मेरी राय तो यही है। और बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में मुझे बताना, रिप्लाई करना मुझे प्लीज़। तो आपकी क्या राय है इस चीज़ में कि किस चीज़ में कितना सुधार होना चाहिए और किस चीज़ को कितना ऊपर तक लेके जाना, कितना नहीं लेके जाना, किस चीज़ को हवा में लाना, किसी को नहीं लाना? तो ये पूरा बैलेंस कैसे बनना चाहिए, तो आपकी इसमें क्या राय है? और दूसरी चीज़ की अपन को इन चीज़ों को अपन को कितना सपोर्ट देना चाहिए, कितना सपोर्ट इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि फॉल्स केसेस को भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए। जितने ट्रू केसेस हैं उतने फॉल्स भी हैं, तो अपन को हर चीज़ को अगर अपन इतना सपोर्ट देने लग गए तो वो भी शायद सही नहीं रहे। और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको सपोर्ट देना चाहिए और अपन देते ही नहीं है बिल्कुल। अपन पब्लिक ही तो सब कुछ करती है और मीडिया, तो अपन उनको सपोर्ट देते ही नहीं, तो वो कितने दब जाते हैं केसेस। तो वो चीज़ भी अपन को थोड़ी सोचनी चाहिए, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ओवरऑल अगर आपके विचार में मेरे से थोड़े मिलते हैं तो प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।